नमस्कार। सरलता से ज्योतिष सीखिए श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र क्या है? तो नक्षत्र चूँकि सभी ग्रह अपनी कक्षा में अपने निर्दिष्ट पथ पर सूर्य का परिक्रमण करते हैं, तो वो ग्रह कब कौन सी स्थिति में कहाँ पर हैं, इसकी पैमाइश के लिए, इस दूरी के स्थापना के लिए, दूरी की जानकारी के लिए नक्षत्रों को स्थान दिया गया है। नक्षत्र ग्रहों के परिक्रमण मार्ग के सबसे ऊपर आकाश में स्थित जो तारागण हमें नजर आते हैं, जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारागण, आसमान में बहुत सारे तारागण हमको नजर आते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। उन्हीं ताराओं को हम मानकर और ग्रहों की स्थिति का विवेचन करते हैं कि कौन सा ग्रह कब किस नक्षत्र में है। अब प्रश्न उठता है कि क्या समस्त तारागण जितने भी दृष्टिगोचर होते हैं आसमान में, क्या सभी नक्षत्र हैं? तो नहीं, वैसी बात नहीं है। जो ग्रहों का परिक्रमण मार्ग है, ग्रह अपने निर्दिष्ट परिक्रमा पथ पर घूमते रहते हैं। जैसे हम जब देखेंगे आसमान में, तो पूर्वी क्षितिज मतलब जहाँ पे आसमान और धरती एक साथ मिलते हुए नजर आते हैं, उसको हम क्षितिज बोलते हैं। पूर्वी क्षितिज से लेकर के पश्चिमी क्षितिज तक एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं। इसको उससे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है, और उस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री या 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा अवस्थित है। इसी 47 डिग्री के पट्टी में, बेल्ट में, सभी ग्रह अपने अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसको अभी हम लोग चूँकि इस तरह से देख रहे हैं, आधा आकाश ही नज़र आता है हम लोगों को। ये उदित भाग जो है, आधा आकाश नीचे नज़र आता है क्षितिज से दूसरी तरफ। इतना ही है जितना कि हमको अभी ऊपर में नज़र आता है। और पृथ्वी धीरे धीरे घूमते रहती है पश्चिम से पूरब की ओर, अपनी धुरी पर परिक्रमा करती है। तो फिर अंदर का आकाश भी हमको धीरे धीरे नज़र आता है। जैसे सूर्य को या अन्य ग्रहों को उदित होते हुए हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यही इसी बेल्ट में परिक्रमा करते हैं, और इस बेल्ट में 47 डिग्री के बेल्ट में जो तारागण हैं, उनके समूह को हम नक्षत्र की संज्ञा देते हैं। तो वही कहा गया कि सभी ग्रह अपनी कक्षा में निर्दिष्ट पथ पर चलते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के परिक्रमण मार्ग की आकाशीय परिधि में अवस्थित तारों के समूह को नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। इसी बेल्ट के अंतर्गत जो तारे हैं उन्हीं को। और ये नक्षत्र एवं राशियाँ जो हैं, ग्रहों के परिक्रमण मार्ग की दूरी मापने की इकाइयाँ हैं। ये ग्रहों के परिक्रमण मार्ग में कितना दूरी होती है, उसको मापने के लिए इकाइयाँ हैं। चूँकि नक्षत्र जो हैं, तारे जो हैं, वो स्थिर होते हैं और ग्रह गतिशील होते हैं। नक्षत्र तारे जो हैं स्थिर होने के कारण ही उन्हें नक्षत्र कहा जाता है। नक्षरति यदि नक्षत्र है, तो स्थिरता के कारण ही उनका नाम नक्षत्र है। तो माइलस्टोन का काम करते हैं, हम एक निश्चित समय पर बतलाते हैं कि कौन सा ग्रह कब किस नक्षत्र में अवस्थित है या कब किस राशि में अवस्थित है। राशि भी दूरी मापने का पैमाना है। नक्षत्र छोटी इकाई है, राशि बड़ी इकाई है। नक्षत्र के बाद हम लोग राशि की चर्चा करेंगे। अभी नक्षत्र के बारे में जानते हैं।
तो ये बेल्ट हो गया, इसको अभी हम उदित आकाश जो हमारे पास है उसका हम खाका खींचे हैं, लेकिन अब हम पूरे आकाश मंडल का जो उदित है और अनुदित पूरा को हम साइड से देखते हैं तो क्या होता है। अब समस्त आकाश मंडल को हम देख रहे हैं साइड से होकर, ऊपर से लेकर के नीचे तक, जितना हमको नज़र आता है ऊपर उतना ही नीचे है। इसको 27 भागों में, एक केंद्र में सूर्य होते हैं, इस भचक्र को, इसको भचक्र बोलते हैं, इसको 27 समान भागों में विभाजित किया जाता है, वही 27 नक्षत्र हैं। ये चूँकि पूरा भचक्र 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है पूरा भचक्र, तो इसको जब हम 27 भागों में विभक्त करेंगे, अंश वगैरह का परिभाषा है जैसे 60 विकला बराबर 1 कला, 60 कला बराबर 1 अंश, और 30 अंश बराबर 1 राशि होती है। तो राशि, अंश, कला, विकला में इसका हम पैमाइश करते हैं। जब राशि हम करेंगे तो 27 भाग में 360 डिग्री को विभाजित करने पर ये 13 अंश 20 कला, 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र का मान होता है। इसको हम 27 भाग में डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए ये एक नक्षत्र का मान हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो 13 अंश 20 कला ये होगा। और 13 अंश 20 कला के मान को हम एक नक्षत्र की संज्ञा देते हैं। तो 27 नक्षत्र के बारे में हम जानते हैं कि 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं। 27 नक्षत्र में क्रम से इसको याद रखना जरूरी है, और सभी नक्षत्रों के ग्रह स्वामी होते हैं। 9 ग्रह हैं हमारे, सभी नक्षत्र 9 ग्रहों के अधीन हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो हमें भविष्य में हमेशा काम करेगा। पहला है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी से शुरू होता है नक्षत्र। इसका स्वामी ग्रह है केतु, और इसमें तारों की संख्या है 3। प्रत्येक नक्षत्र में जो चूंकि बराबर दूरी पर डिवाइडेड है सब, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि एक समान ही तारों की संख्या सभी नक्षत्र में हो। किसी में 1 तारा भी हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है, सब में अलग अलग तारों की संख्या है। उससे पहचाना जाता है कि कौन सा नक्षत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तरित है। दूसरा है भरणी। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है, इसमें तारों की संख्या 3 है। तीसरा है कृतिका। इसका स्वामी ग्रह सूर्य है, इसमें तारों की संख्या 6 है। चौथा नक्षत्र है रोहिणी। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तारे 5 हैं इसमें। 5वां है मृगशिरा। इसका स्वामी ग्रह मंगल है, इसमें तारों की संख्या 3 है। छठा आर्द्रा नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह राहु है, इसमें तारों की संख्या 1 है। 7वां है पुनर्वसु नक्षत्र। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है, इसमें तारों की संख्या 4 है। 8वां है पुष्य नक्षत्र। स्वामी ग्रह शनि है, तारों की संख्या 3 है। 9वां अश्लेषा नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह बुध है, इसमें तारों की संख्या 5 है। 10वां मघा नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह केतु है, इसमें तारों की संख्या 5 है। 11वां पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह शुक्र है, इसमें तारों की संख्या 2 है। 12वां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह सूर्य है, इसमें तारों की संख्या 2 है। 13वां हस्त नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा, तारों की संख्या 5। 14वां चित्रा नक्षत्र है, स्वामी ग्रह मंगल है, तारों की संख्या 1 है। 15वां स्वाति नक्षत्र है, स्वामी ग्रह राहु है, तारों की संख्या 1 है। 16वां विशाखा नक्षत्र है, स्वामी ग्रह बृहस्पति है,
तारों की संख्या 4 है। 17वां अनुराधा नक्षत्र है। स्वामी ग्रह शनि है, तारे 4 हैं। 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र है, स्वामी ग्रह बुध है, तारों की संख्या 3 है। 19वां मूल नक्षत्र है, स्वामी ग्रह केतु है, तारों की संख्या इसमें 11 है। 20वां पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह शुक्र है, तारों की संख्या 2 है। 21वां उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, स्वामी ग्रह सूर्य है, तारों की संख्या इसमें 2 है। 22वां श्रवण नक्षत्र है, स्वामी ग्रह चंद्रमा है इसका, तारों की संख्या इसमें 3 है। 23वां धनिष्ठा नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह मंगल है, तारों की संख्या 4 है। 24वां शतभिषा नक्षत्र है, राहु इसका स्वामी ग्रह है, तारों की संख्या 100 है इसमें। 25वां पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है, तारे 2 हैं। 26वां उत्तरा भाद्रपद है, इसका स्वामी ग्रह शनि है, इसमें तारे 2 हैं। और 27वां रेवती नक्षत्र है, इसका स्वामी ग्रह बुध है और इसमें तारों की संख्या 32 है। ये 27 नक्षत्र हो गए। लेकिन एक अभिजित नक्षत्र भी होता है जिसका उपयोग कहीं कहीं पे किया जाता है। वो अभिजित नक्षत्र इन्हीं में से है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। 21वां नक्षत्र जो उत्तराषाढ़ है, इसका अंतिम 15 घटी, 15 घटी का मान उत्तराषाढ़ नक्षत्र का, और श्रवण नक्षत्र का शुरू का 4 घटी, कुल 19 घटी के मान का अभिजित नक्षत्र होता है, जिसका उपयोग कहीं कहीं पे किया जाता है। इसको हम लोग बाद में जानेंगे। तो इसको मिलाकर कुल 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर प्रयुक्त ये 27 नक्षत्र ही होते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है इसमें से, यहीं पे जान लीजिए आप कि जो बुध और केतु के स्वामित्व में जो नक्षत्र होते हैं, 3 बुध के स्वामित्व में और 3 केतु के स्वामित्व में, ये जो 6 नक्षत्र हैं ये गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। चंद्रमा अगर इन 6 नक्षत्रों में होता है, जन्मकालिक चंद्रमा जातक का, तो उसको हम कहते हैं कि ये गंडमूल में पैदा हुआ है बच्चा, और उसकी ग्रह शांति कराई जाती है, नक्षत्र शांति कराई जाती है। तो जैसे अश्विनी हो गया, केतु का नक्षत्र है। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो बुध का नक्षत्र अश्लेषा हो गया, और फिर मघा केतु का नक्षत्र है। फिर उसके बाद जो है सो ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, फिर मूल केतु का नक्षत्र है, और फिर रेवती बुध का नक्षत्र है। इस तरह से 6 नक्षत्र जो हैं ये गंडमूल के नक्षत्र होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि बच्चा 27वां में हो गया। ये भी प्रचलन है, 27 दिनों के बाद मूल की शांति कराई जाती है बच्चे की। तो इस तरह से ये 27 नक्षत्र हो गए। प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला का होता है। अब हर नक्षत्र का 4 चरण होता है। हर नक्षत्र का 4 चरण होता है। तो कुल ये 180 डिग्री का मान जो है, 360 डिग्री का जो भचक्र है हमारा, पूरा आकाश चक्र है, इसको 27 × 4 मतलब 108, 108 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक चरण जो है सो 3 अंश 20 कला का हो जाएगा। 3 अंश 20 कला का, चूंकि एक चरण 13 अंश 20 कला का होता है एक नक्षत्र, तो प्रत्येक नक्षत्र का एक चरण जो होगा वो 3 अंश 20 कला का होता है। इसका प्रयोग हम लोग आगे करेंगे जब राशि की चर्चा करेंगे। उसके बाद उसमें भी बताएंगे हम लोग कि राशि भी 30 अंश की एक राशि होती है, अंश तक यहाँ हम जान गए हैं। फिर राशि, उसको 12 राशियों में हम लोग डिवाइड करेंगे पूरे भचक्र को। अभी नक्षत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको जानना बाकी है, जैसे इसका वर्ण, नक्षत्रों का वर्ग विभाग हो गया उसका, उसके बाद लिंग विभाग, गुण विभाग, और क्या संज्ञक, कौन सा संज्ञक है, ध्रुव संज्ञक है, मिश्र संज्ञक है, और तीक्ष्ण संज्ञक है, उग्र संज्ञक है, ये सब बात जानते हैं हम लोग। किस मुख का है, ऊर्ध्वमुख है, अधोमुख है, त्रिअंग मुख है, सब नक्षत्रों का क्या क्या महत्व है, उनके मुख होने का, उनके वर्ण का, वर्ग का क्या महत्व है, मनुष्य के शरीर में उसका कहाँ कहाँ स्थान है, नक्षत्रों का कहाँ से क्या विचार करते हैं, ये सब हम लोग जो है सो
चर्चा करेंगे बाद में। इनका सभी नक्षत्रों का कारकत्व इत्यादि का विचार आगे करेंगे। जैसे जैसे हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे इन सब का डिटेल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल के भाग में हम लोग राशि की चर्चा करेंगे और नक्षत्र के बचे हुए बातों को हम लोग बाद में फिर चर्चा करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि प्रत्येक चीज़ें जो बताई जा रही हैं, चाहे ग्रहों के बारे में बताया गया हो, उनका रंग रूप स्वभाव गुण धर्म कारकत्व इत्यादि, हर चीज़ पर बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसका सबका महत्व समय पर जब हम फलादेश करना शुरू करेंगे, जातक का फलादेश करेंगे या प्रश्न कुंडली शकुन कुंडली या फिर समष्टि का पूरा मुहूर्त शोधन वगैरह करेंगे और राजनीतिक व्यापारिक व्यावसायिक या पर्यावरणीय जो भी हम फलादेश करेंगे उस सब में उसकी उपयोगिता होती है। इसलिए हर चीज़ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।